एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें पहला चैप्टर अपने पास में क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबसे पहले तो होते क्या है, वो स्टेटमेंट जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताएंगे, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, किससे कितना पैसा लेना है, किसको कितना पैसा देना है, ये कौन बताते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताते हैं। क्लियर? कब बनेंगे, ईयर एंड पर। जैसे एक फाइनेंशियल ईयर एंड होगा या अकाउंटिंग पीरियड एंड होगा, वैसे अपने क्या प्रिपेयर होने फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जनरली ये क्या होगा अपने लिए 31 मार्च ऑफ एवरी ईयर। अब अभी तक के बेसिस पे बात करें तो 11th क्लास में हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सिर्फ 3 चीजें प्रिपेयर करते थे। पहला ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और तीसरा बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस बताता था, P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट या नेट लॉस बताएगा और बैलेंस शीट बताएगी फाइनेंशियल पोजीशन। वहीं बात करें कंपनीज एक्ट के बेसिस पे, तो कंपनी के लिए अकाउंटिंग का प्रोसेस उन्होंने अलग बता रखा पूरा, और ये क्लियर बता रखा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के फॉर्मेट्स क्या रहेंगे। अभी तक जो हम फॉर्मेट्स यूज ले रहे थे पार्टनरशिप में, वो कौन से थे, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट्स। लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 में ये सारे फॉर्मेट्स को चेंज करके कौन से में कर दिया है, वर्टिकल। और वर्टिकल ही अपनी बैलेंस शीट बनेगी, वर्टिकली P&L बनेगा और सारी चीजें इसी फॉर्मेट में चलने वाली हैं। अब कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम लोग 4 चीजें प्रिपेयर करेंगे, जिसमें पहला क्या रहेगा अपना बैलेंस शीट। सबसे पहले क्या रहेगा बैलेंस शीट, दूसरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरा क्या रहेगा नोट्स टू अकाउंट और चौथा कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट एनालिसिस का भी पार्ट है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी पार्ट है। क्लियर? तो अभी बात करें सबसे पहले बैलेंस शीट को लेकर। तो बैलेंस शीट की मेजर हेड्स, एक कंप्लीट फॉर्मेट की पूरी बैलेंस शीट में क्या क्या चीजें आने वाली है ध्यान रखना। ये बैलेंस शीट अगर ठीक से याद होगी तो आगे के 2 चैप्टर करने में तुमको क्या रहेगी, आसानी। ठीक है? तो एक तो CBSE की बात करो यहाँ पे, एक तो अभी एक चैप्टर बीच में कराने वाला हूँ कंपैरेटिव और कॉमन साइज, इसके जस्ट बाद में, यानी कि खाली नंबर आ जाएगा उसका। और दूसरा रेशियो एनालिसिस या अकाउंटिंग रेशियो, उसमें भी ये बैलेंस शीट पूरी एज इट इज काम आने वाली है। अगर ये बैलेंस शीट याद होगी तो वो 2 चैप्टर फटाफट हो जाएंगे तुम्हारे। पहले बात करें बैलेंस शीट की फॉर्मेट, बता दिया कौन सा रहने वाला है, वर्टिकल। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च जिस भी ईयर के लिए बना रहे हैं वो आ जाएगा। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, फिगर्स एट द एंड ऑफ करंट और फिगर्स एट द एंड ऑफ प्रीवियस। अमाउंट के लिए 2 कॉलम प्रिपेयर होंगे, एक करंट ईयर के लिए और एक प्रीवियस ईयर के लिए। क्यों? ताकि 2 ईयर्स का कंपैरिजन करने में क्या हो, आसानी हो, इसलिए यहाँ 2 ईयर्स के अमाउंट एक साथ लिखे जाते हैं। सबसे पहले हेडिंग क्या रहेगी, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। मेजर हेडिंग 2, पहला इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, दूसरा असेट्स। अब इक्विटीज एंड लायबिलिटीज के 4 मेजर पार्ट है, 4 मेजर हेड। पहला शेयर होल्डर फंड, दूसरा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तीसरा नॉन करंट लायबिलिटी और चौथा करंट लायबिलिटी। शेयर होल्डर फंड के 3 पार्ट, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। सेकंड का शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, सिर्फ पढ़ने के लिए, प्रैक्टिकली अपने पास इसमें कुछ नहीं है। और बता दिया था क्या होता है कि ऐसे शेयर्स जिनके लिए हमारे पास पैसा आ तो गया है लेकिन हमने वो शेयर अभी तक अलॉट नहीं किए, वो किसमें आने वाले, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। नेक्स्ट नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज के 4 पार्ट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ऐसी बोरोइंग्स, ऐसे लोन्स जो हमने 1 साल से ज्यादा के लिए रखे। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी सिर्फ पढ़ने के लिए है, प्रैक्टिकली कुछ नहीं है। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, इसके अलावा अगर कोई लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है जैसे कि प्रोविडेंट फंड या और भी कुछ चीजें उसमें हो सकती है। इसके बाद आ जाएगा लॉन्ग टर्म प्रोविजन। अगर कोई प्रोविजन बना रखा है लॉन्ग टर्म के लिए तो वो यहाँ पे। फोर्थ करंट लायबिलिटीज, वही 4 पार्ट, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, 1 साल से कम के लिए अगर कोई लोन्स लिए हुए हैं तो वो यहाँ आने वाले हैं। जनरली बैंक ओवरड्राफ्ट रहेगा इसमें।
ट्रेड पेबल्स में दो चीजें ऐड होंगी, क्रेडिटर्स और सेल्स पेबल, अदर करंट लायबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ये अपनी कौन सी हो गई, लायबिलिटीज, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। टोटल करोगे, कंप्लीट लिखोगे, इसके बाद में क्या प्रिपेयर होंगी, असेट्स। असेट्स के दो पार्ट, नॉन करंट एंड करंट असेट्स। अभी नॉन करंट असेट्स का पहला प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल असेट्स, क्या लिखा है ना। करंट असेट्स का पहला पार्ट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल असेट्स। दूसरा पार्ट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ऐसे इन्वेस्टमेंट जो हमने किए हुए 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए। थर्ड डेफर्ड टैक्स असेट्स, सिर्फ पढ़ने के लिए, प्रैक्टिकली कुछ नहीं है। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस, अगर हमने किसी को लोन प्रोवाइड किया है तो वो यहाँ आएगा, और इसका पॉइंट नंबर ई यहाँ रह गया, अदर नॉन करंट। क्लियर। फिर आ जाते हैं किस पे, करंट असेट्स। करंट असेट्स के वही 6 पार्ट, करंट इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म के लिए जो 1 साल से कम के लिए है। इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश का बैलेंस, बैंक का बैलेंस या फिर मार्केटेबल सिक्योरिटीज। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करंट असेट्स। सबका टोटल करोगे, लिखोगे तो टोटल लायबिलिटीज और टोटल एसेट अपना क्या आ जाएगा, इक्वल। क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे कुछ नोट्स जो हमेशा प्रिपेयर होने, वो क्या, एक तो शेयर कैपिटल, वो थोड़ा सा मिस्टेक है। शेयर कैपिटल के लिए नोट नंबर 1 हमेशा प्रिपेयर होना ही है, ठीक है। सेकंड, रिजर्व एंड सरप्लस के लिए जनरली प्रिपेयर हो गई होगा, अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो नहीं करना। थर्ड नोट हमेशा प्रिपेयर होगा किसके लिए, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के लिए, कंफर्म। ये 3 नोट तो कंफर्म है, हमेशा प्रिपेयर होने ही होने। और एक इसके साथ लिख के दिया हुआ है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के लिए। तो ये चीजें हैं जिनके नोट्स तो अकाउंट्स हमेशा क्या होने प्रिपेयर, क्योंकि जनरली इनमें चेंजेस होते ही हैं, और अगर चेंजेस नहीं भी है तो इनको बनाना कंपलसरी एक तरीके से है। क्लियर। इसके बाद जो भी चीजें अपन ने पढ़ी है अभी, सबको एक बार डिटेल में देखते हैं कि कौन सी हेडिंग में जो चीजें अपन ने अभी पढ़ी, उसमें कौन सी हेडिंग में क्या क्या वैल्यूज आने वाली है, वो चीजें डीपली बता रहा हूँ। और ये ध्यान रखना, जो बैलेंस शीट मैंने तुमको प्रोवाइड करा रखी ना, वो अब याद होनी चाहिए कल तक तुमको। कैसे होगी कैसे नहीं होगी वो तुम जानो। बैलेंस शीट, हाँ। तो इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज के 4 पार्ट बताए थे। सबसे पहली बात करूं, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड के 3 पार्ट, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस एंड मनी रिसीवेबल एंड शेयर वारंट। शेयर कैपिटल में क्या क्या चीज आएगी, सबसे पहले ऑथराइज कैपिटल। ध्यान रहे इसका सीक्वेंस फिक्स रहेगा, बैलेंस शीट के जब नोट्स टू अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे इसका सीक्वेंस क्या रहेगा, फिक्स। सबसे पहले आएगा ऑथराइज्ड कैपिटल, वो कैपिटल जो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी हुई होती है, वो क्या होती है, ऑथराइज्ड कैपिटल। इससे ज्यादा की कैपिटल कंपनी इशू नहीं कर सकती, लेकिन कर सकती है किस सिचुएशन में, एमओए में चेंज कर लो, एक स्पेशल रेजोल्यूशन आपको पास करना पड़ेगा, उसके बाद चेंज कर सकते हैं। क्लियर। ऐसा क्वेश्चन सीबीएसई में आ सकता है कि ऑथराइज कैपिटल पहले तो कुछ और बता दे, बाद में बोले कि हमने और शेयर इशू कर दिए और उसके लिए जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज थी वो कंप्लीट कर ली, तो उसको लेकर घबराना नहीं है। क्लियर। दूसरा, इशूड कैपिटल। सब ऑथराइज कैपिटल का वो पार्ट जो कंपनी ने पब्लिक में इशू के लिए छोड़ रखा है, वो क्या हो जाएगा, इशूड कैपिटल। थर्ड, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। इशूड कैपिटल का वो पार्ट जो पब्लिक ने सब्सक्राइब किया हुआ है, वो कौन सा हो जाएगा, सब्सक्राइब कैपिटल। और सब्सक्राइब कैपिटल के 2 पार्ट हो जाएंगे, सब्सक्राइब्ड कैपिटल बट नॉट फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब बट फुल्ली पेड अप। ये 2 पार्ट है इसके। पहला कौन सा, फुल्ली पेड अप, और दूसरा नॉट फुल्ली पेड अप। अब बीच में एक चीज और है तुम्हारे लिए, क्या, कॉल्ड अप कैपिटल। कि सब्सक्राइब कैपिटल का वो पार्ट जो अभी तक कंपनी ने मांग लिया है, जिसकी डिमांड कंपनी ने कर ली है, वो क्या हो जाएगा, कॉल्ड अप। और लास्ट क्या आएगा, पेड अप कैपिटल, जो मैंने बताया सब्सक्राइब के ही क्या होने वाले 2 पार्ट। जब तो पेड अप कैपिटल जितना मांगा उसमें से पब्लिक ने कितना पेमेंट कर दिया, वो किसमें आ जाएगा, पेड अप कैपिटल में से, और इसमें से लेस कर देना है क्या, एरियर। क्लियर।
ये 4 चीजों का अमाउंट अपने को बैलेंस शीट के नोट्स टू अकाउंट्स में लिखना तो है, लेकिन टोटल में इंक्लूड नहीं करना। टोटल में सिर्फ कौन सा लेना है अपने को? पेड अप कैपिटल। क्लियर? इसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या चीज आ जाएंगी? कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व या फिर जनरल रिजर्व, और स्टेटमेंट ऑफ P&L का बैलेंस। डेबिट भी और क्रेडिट भी दोनों ही आते हैं, ये असेट्स में नहीं जाएंगे। क्लियर ना? और सेकंड पॉइंट, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, अभी बता दिया था। ऐसे पर्सन जिन्होंने पैसा तो दे दिया लेकिन हमने उनको अभी तक शेयर अलॉट नहीं किए, वो किस में आएंगे? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। क्लियर है? कोई दिक्कत? हेडिंग नंबर 3 एंड हेडिंग नंबर 4। थर्ड हेडिंग क्या है अपनी? नॉन करंट लायबिलिटीज, और फोर्थ क्या है? करंट लायबिलिटीज। दोनों को कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे ताकि डिफरेंशिएट करने में तुमको क्या हो? आसानी। तो सबसे पहले यहाँ पे कौन से आएंगे? लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और करंट लायबिलिटीज में आ जाएगा क्या? शॉर्ट टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में पहले सिक्योर्ड लोन में डिबेंचर्स एंड मॉर्गेज लोन। यहाँ शॉर्ट टर्म बोरोइंग में भी सिक्योर्ड लोन है, और इसमें जनरली कौन आने वाले? बैंक प्रोवाइडर। दोनों तरफ अनसिक्योर्ड लोन है। यहाँ कुछ भी नहीं है करंट लायबिलिटीज में। नॉन करंट लायबिलिटीज में पब्लिक डिपॉजिट और फिक्स्ड डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। क्लियर? इसके बाद पॉइंट नंबर बी, यहाँ क्या आ जाएगा? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, और यहाँ क्या है? ट्रेड पेबल्स। यहाँ जनरली कुछ भी नहीं है अभी, और यहाँ दो चीजें, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। यहाँ आ जाएगा अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, और यहाँ है अदर करंट लायबिलिटीज। यहाँ जनरली इतनी कुछ चीजें नहीं है, यहाँ याद रखने वाली चीजें ज्यादा है। अर्नड इनकम या फिर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अनपेड या फिर अनक्लेम्ड डिविडेंड, कॉल्स इन एडवांस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड एक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पे कोई इंटरेस्ट बाकी है तो। फिर आ जाएंगे लॉन्ग टर्म प्रोविजन यहाँ पे, और शॉर्ट टर्म प्रोविजन यहाँ पे। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर एम्प्लॉइज बेनिफिट, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, ठीक है, प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस एंड प्रोविजन फॉर टैक्स, और इसके बाद क्या आ जाएगा? अदर प्रोविजन। लॉन्ग टर्म प्रोविजन में जनरली अपने पास अभी कोई चीज नहीं। क्लियर? क्या कोई दिक्कत इसमें? नेक्स्ट असेट्स के दो पार्ट अपने, नॉन करंट और करंट। ये फर्स्ट सेकंड आएगा, ठीक है। तो नॉन करंट असेट्स के 4 पार्ट है। पहला प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स असेट्स एंड लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस। और एक लास्ट पॉइंट जो इसमें नहीं है वो क्या है? अदर नॉन करंट असेट्स। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल इसके 4 पार्ट। पहला टेंजिबल असेट। अब टेंजिबल असेट का नेम अभी चेंज हो गया, और टेंजिबल असेट की जगह यहाँ क्या लिखा जाता है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड शॉर्ट में बोलते हैं PPE। क्लियर? लेकिन अगर रेशियो वाले चैप्टर की अकाउंटिंग रेशियो, वहां तुमको पुरानी लैंग्वेज ही मिलेगी, तो तुमको ध्यान दोनों रखने हैं कि PPE का मतलब क्या है यहाँ पे? टेंजिबल असेट्स। इंटेंजिबल असेट जिसमें क्या आने वाली अपनी? गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सारी चीजें, लाइसेंस, ठीक। इसके बाद कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। अगर किसी असेट पर वर्किंग चल रही है, वो बन रही है, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, वो किसमें आने वाली है? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। अगर कोई इंटेंजिबल असेट डेवलपमेंट में है, यानी कि हमने जैसे मान लो लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रखा है, तो वो क्या आती है? इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट। वो ये 4 पॉइंट किसमें कवर होंगे? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल असेट्स में। फिर पॉइंट नंबर बी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, जो 1 साल से ज्यादा के लिए किए जाएंगे, और यहाँ करंट असेट्स में क्या आ जाएंगे? पॉइंट ए, करंट इन्वेस्टमेंट। पॉइंट बी, करंट असेट्स में क्या आ जाएगा? इन्वेंट्री, जिसमें स्टॉक, लूज टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स रहेंगे। पॉइंट सी, ट्रेड रिसीवेबल, जिसमें क्या रहेंगे? डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल। यहाँ पॉइंट सी में कौन आ जाएगा? डेफर्ड टैक्स असेट्स। पढ़ने के लिए प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं। नेक्स्ट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जिसमें कैश इन हैंड, कैश एट बैंक एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज। दो चीजों से वाकिफ हो, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक क्या होता है? मार्केटेबल सिक्योरिटीज, जिनको 3 महीने में कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें? कैश में, वो भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब है कैश या कैश के बराबर।
देन यहाँ पे आएगा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, एंड यहाँ पे है क्या, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस। लास्ट इधर एफ पॉइंट अदर करंट एसेट्स, जिसमें एडवांस टैक्स पेड, प्रीपेड एक्सपेंस एंड एक्रूड इनकम, और यहाँ पे लास्ट पॉइंट क्या है, द नॉन करंट एसेट्स। क्लियर है, कोई दिक्कत?